बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज बताने वाले हैं आज के इस क्लास में। क्या क्या बताने वाले हैं वो बता देते हैं। पहले तो जो ऑब्जेक्टिव इसका, चूंकि ये परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक साथ है, बड़ा सा चैप्टर है, तो बहुत हद तक तो पिछले लेक्चर में गए थे और फिर बहुत सारा चीज अभी बाकी है तो वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और भी कुछ ऐड किया गया क्वेश्चन। चलिए, पिछले क्लास में हमने बहुत चीज पढ़ा था, बहुत चीज, ये सब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन एक एक खटाखट दिखाते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में। जो भी बच्चे नहीं देखे पिछले लेक्चर उसको जरूर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव जो भी लाते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्टिव लाते हैं, मतलब एकदम से बेकार चीज नहीं लाते हैं आपके सामने। ठीक है, ये पढ़े थे, ये बनाए थे, ये बनाए थे, ये भी बनाए थे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे, बोले भी थे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये भी स्क्रीनशॉट लेने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद ये, इसका भी आंसर 0 होगा। ठीक है, ये वाला इसका आंसर D होगा। ये सब चीज बताए थे। इसका भी क्या होगा, एंगुलर SHM, ये भी पढ़ाए थे। इसका हो कुछ आंसर होगा, हमको लगता है यदि दो ध्रुवों की ध्रुवी पर उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो ध्रुव, इसमें रिमेन अनचेंज रहा था, इस तरह का ये क्वेश्चन था। प्रेरण का मान उसमें R² वाला होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। ठीक, ये भी क्वेश्चन था। एंटी पैरेलल अक्षीय से चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय आघूर्ण सेम समानांतर होगा, निरक्षीय में प्रति समानांतर होगा। फिर ये वाला पढ़े थे, ये सब चीज पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम एक रिवीजन कर रहे हैं कि आप एक बार देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये जो था 24 नंबर, बहुत सारे बच्चे उस दिन बोल रहे थे हम ध्यान नहीं दिए। हम ना मतलब एक पॉइंट चार्ज का विभव मान के फटाफट 1/r बोल दिए थे, थोड़ा सा फास्ट। ये असल में द्विध्रुव का है, तो आपको पता है कि P/r² होगा, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो बाद में ठीक कर भी दिए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए थे, लेकिन हो सकता है कि बहुत बच्चा लास्ट तक देखा ही नहीं हो, पहले ही छोड़ के निकल गया हो। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अब 61 नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए अब आप लोग जवाब दीजिए, अब एकदम रेडी होकर के जवाब दीजिए धुआंधार तरीके से। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ का ज्याय पूछा जा रहा है, तो कांस्टेंट, 0, इंफिनिटी, डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। 0 तो नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा। अब A या D में कुछ होगा। डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। ज्याय बराबर I/h, ज्याय कांस्टेंट होता है किसी पदार्थ का। तो क्या होगा आंसर, जल्दी बता दीजिए, फास्ट। हम बोल भी दिए फिर भी आंसर लिखना है। A और D में क्या होना चाहिए आंसर, फास्ट आंसर आना चाहिए, लगना चाहिए कि 2000 बच्चा देख रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा, A, कांस्टेंट। VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निकेल क्या है, निकेल क्या है, जल्दी बताइए। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, D। आज आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फिर आप लोग पहले एक बार बताइएगा, फिर हम बताएंगे। ठीक है, जल्दी बताइए, ABCD में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कौन सा, निकेल। याद कीजिए, पढ़ते थे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब कौन सा चीज होता था ABC में। फास्ट आंसर दीजिए। अगर कोई आदमी आंसर देखने की कोशिश कर रहा हो तो वो नहीं पकड़ पाए चैट में क्या आंसर आ रहा है, इतना फास्ट आंसर आना चाहिए। आंसर होगा क्या, C। चलिए, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, और लोहा। एक इसी में थोड़ा सा एक बताते हैं, अल्निको का नाम सुने हैं,
इसमें भी बहुत बच्चा फंसता है। ये आयरन में एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट मिला करके बनाया जाता है अल्निको। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक ही हुआ, तो इसमें बहुत बार बच्चा फंसता है। अल्निको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? Which should be small for किसे छोटा होना चाहिए? फंस गया बच्चा, इसमें फंस जाएगा बच्चा। 63 नंबर बताए, अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? क्या धारणशीलता कम होना चाहिए अस्थाई चुंबक बनाने के लिए? क्या निग्राहिता कम होना चाहिए? क्या दोनों कम होना चाहिए? कि कोई भी इन दोनों में कम नहीं होना चाहिए? सोच के बताइए तो मजा आ जाए, इसका आंसर दीजिए। तो अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? किसे छोटा होना चाहिए? क्या धारणशीलता, मतलब किसी पदार्थ को हम मैग्नेट बनाना है, अस्थाई मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो उसका धारणशीलता क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? देखिए, फंसा, मार्केट फंसा। इसका आंसर होगा डी। मेरा जो नजरिया है, जितना हम सम विच शुड बी स्मॉल फॉर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट जो मैग्नेट उसका तो रिटेंटिविटी भी ज्यादा होना चाहिए, उसका कोर्सिविटी भी ज्यादा होना चाहिए। निग्राहिता क्या है? धारणशीलता। किसी को चुंबक बनाते हैं तो जितना चुंबकीय गुण वो अपने पास रखता है उसको कहते हैं धारणशीलता। तो भैया अगर परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे तो ज्यादा धारणशीलता रखेंगे ना, हाँ या ना? कोर्सिविटी, निग्राहिता। क्या? निग्राहिता, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या है? निग्राहिता, कि उसमें जो बच गया उसको खत्म करने के लिए ज्यादा चाहिए। ठीक है, और तो बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो मेरा जो नजरिया है अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए, तो कोई भी छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अस्थाई चुंबक बना रहे हैं, बढ़िया मजबूत चुंबक बना रहे हैं तो। अब अगर किसी क्वेश्चन बैंक सब में आंसर दे दिया हो सी, तो हो सकता है उसका अपना नजरिया हो बोलने का, तो वो मजबूत चुंबक तो कम से कम नहीं होगा। ये तो आप समझ लीजिए, आंसर क्या दे कोई दे, इससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। जल्दी बताइए, क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। क्यूरी टेम्परेचर याद है ना, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते थे लौह पदार्थ का, फेरोमैग्नेटिक का, तो एक टेम्परेचर के बाद वो कैसा बिहेव करने लग जाता था, और उस टेम्परेचर को बोलते थे क्यूरी टेम्परेचर। तो कैसा बिहेव करता था? वेरी गुड, आंसर ए होगा, ए। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसी भी को जब हम गर्म करेंगे तो इसका मैग्नेटिक ये प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटते जाएगा। ठीक है, तो एक टेम्परेचर के बाद वो लौह से यानी फेरो से पारा जैसा व्यवहार करने लगता है, उसी को कहते थे क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था टी, तो बढ़ाते बढ़ाते क्यूरी टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर वो पैरामैग्नेटिक जैसा व्यवहार। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, VVI क्वेश्चन। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी। जल्दी बताइए, A B C D में कोशिश कीजिए, जो गलत सही जो आपके ब्रेन में आता है आप लिखिए, फिर हमारा सही सुनिए, आपको फायदा हो जाएगा। परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी। बैठे मत रहिए मोबाइल लेकर के, लिखिए कुछ ABCD कुछ लिख दीजिए।
वेरी गुड, आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। आंसर इसका क्या होगा सोना बाबू? सी होगा। सब लोग एक बार लिखिए सी 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 सी, लिख दीजिए, याद हो जाए। लिख दीजिए चैट बॉक्स में सी 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 सी। ठीक है, क्या होगा? जीरो। क्या होगा सोना बाबू? जीरो। ठीक है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कितनी? शून्य। क्योंकि निर्वात है तो कुछ तो है ही नहीं, डायपोल सीधा होगा नहीं, डायपोल सीधा होगा नहीं तो आई होगा नहीं, आई होगा नहीं। देखिए जाय बराबर होता था आई बाय एच, जाय बराबर आई बाय एच होता था। तो आई तो जब निर्वात है, जब कुछ है ही नहीं तो डायपोल सीधा होगा नहीं, जब सीधा होगा नहीं तो आई उत्पन्न होगा नहीं, आई उत्पन्न होगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हुआ जीरो। 66 नंबर, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय कौन है? अनुचुंबकीय तो हमको खुद नहीं आता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाय, अरे खतरनाक, यहां लिखा हुआ डायमैग्नेटिक, यहां लिखा हुआ अनुचुंबकीय, तो इसको कर देते हैं प्रतिचुंबकीय। आइए आप ही बताइएगा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पूछा है, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये हमको भी उतना बढ़िया से नहीं आता है, लेकिन जितना इस गरीब आदमी को आता है उसके हिसाब से होगा O2, O2। ठीक है, आप लोग का क्या है आंसर देख लीजिए, हमें आप ही लोग से पूछ लेते हैं सही है कि गलत। ठीक है, सी है आप लोग का आंसर, कि हमरा देख के बोले हैं। ऐ मेरा देख के नहीं ना बोले हो भाई, पक्का? प्रतिचुंबकीय तो O2 हमको भी लग रहा है। अब आप देख लीजिए, केमिस्ट्री में आपको ज्यादा बढ़िया पता हो। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? जाय बराबर आई बाय एच, म्यू एम बराबर म्यू नॉट 1 प्लस जाय, म्यू एम बराबर 1 प्लस जाय, म्यू आर बराबर 1 प्लस जाय। इसको हम जाय पढ़ते हैं, इसको हम जाय पढ़ते हैं, इसको हम जाय पढ़ते हैं। कौन सही नहीं है? सोच के बताइए, आई बाय एच कि ये नहीं सही है, ये ए बी सी डी में कौन सही नहीं है? 3 ठो फॉर्मूला सही है, 1 ठो फॉर्मूला गलत है, कौन गलत वाला फॉर्मूला है? जल्दी जवाब दीजिए। वाह, बहुत बच्चा सही जवाब दे रहा है मेरे दोस्तों, आंसर होगा सी। देखिए जाय बराबर आई बाय एच, ये भी सही है। म्यू एम बराबर म्यू नॉट 1 प्लस जाय, ये भी सही है, ये प्रूफ करते हैं। इसको इधर कर देते हैं तो म्यू एम बाय म्यू नॉट बराबर बच जाता है 1 प्लस जाय, और इसी को बोलते हैं म्यू आर बराबर 1 प्लस जाय। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। ठीक, अच्छा इस सब पे न्यूमेरिकल अगर दे दे क्वेश्चन में, आई दे दे, एच दे दे, भाग नहीं दे पाइएगा। जाय का मान दे दे, एक जोड़ नहीं पाइएगा। अरे इसमें जाय का मान दे दे, एक जोड़ के म्यू नॉट से गुना नहीं कर पाई। क्वेश्चन सब बहुत आसान हो सकता है, इस सब पे न्यूमेरिकल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चुंबक के ध्रुवों पर घड़ी कांच में पैरामैग्नेटिक द्रव को रखा जाए, जहां ज्यादा द्रव जमा हो जाता है वहां चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखिए, अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ वॉच ग्लास प्लेस्ड ऑन द पोल्स, द फील्ड इन द रीजन वेयर मोर ऑफ द लिक्विड गेट्स कलेक्टेड इज। अब देखिए ऐसा करके ना, ऐसा करके रख दिया, जहां लिक्विड ज्यादा जमा होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर देखिए, कौन सा पदार्थ रखा हुआ है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो है, याद है 5 तरह का स्टूडेंट बताते थे, एक ठो परमानेंट और एक ठो नॉन मैग्नेटिक, चौथा 3 ठो था बचा हुआ। एक फेरोमैग्नेटिक, जिसको एक बार मैग्नेटाइज किए तो लंबे समय तक रहा। ठीक है, पारा,
क्लास में मैग्नेटाइज हुआ, अब बाद में गायब। और डाई उल्टा मारता था, रिवर्स एक्शन, याद आया? चलिए बहुत बढ़िया, याद आ गया होगा अगर तो इसमें फेरो और पारा जो है वो तो सीधा होता है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, बोलो यस और नो। और ई तो उल्टा। तो अगर जहां ज्यादा जमा हो जाएगा पारा, यानी कि वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी स्ट्रॉन्गर, वीकर, जीरो, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्ट्रॉन्गर। जहां ज्यादा द्रव जमा हो गया, यानी वो पैरामैग्नेटिक को खींचा, पैरामैग्नेटिक को अपनी ओर आकर्षित किया, तो वो शक्तिशाली होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसीलिए आज थोड़ा सा बोले कि धीरे धीरे करके इन सब टॉपिक को आपको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है। लगभग कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना होता है? जल्दी बताइए आप लोग आंसर, फास्ट आंसर बताइए। देख रहे हैं आपका आंसर, जल्दी बताइए फास्ट। तो आंसर होगा, इसमें भी बहुत सारा लगता है गड़बड़ी रहता है। किसी किसी बुक में 1 गॉस भी रहता है, किसी किसी बुक में 10 गॉस भी रहता है। हमको जैसा लगता है 1 गॉस सही रखिए। 0.8 गॉस के ही आसपास होता है, 0.8 गॉस के आसपास जैसा हमको याद है। तो आंसर 1 गॉस है। लेकिन ये सब याद रखने वाला चीज है, इसका कोई फिजिक्स से लेना देना नहीं है। ये सब समझिए तो आपका हुआ क्या, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ठीक है। आंसर लगभग 1 गॉस। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं स्टील, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए। अस्थाई चुंबक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। 10th में भी आप बता सकते थे। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। द सब्सटेंस यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट। क्या सॉफ्ट आयरन से बनाएंगे परमानेंट मैग्नेट? क्या स्टील बनाएंगे, कॉपर बनाएंगे? क्या जल्दी बताइए आंसर। हाँ, स्टील। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलता तो बोलते सॉफ्ट आयरन, परमानेंट मैग्नेट बोला तो हार्ड आयरन, और स्टील इज हार्ड आयरन। अच्छा, एक बात ये भी बताते हैं, जानते हैं क्यों नहीं ज्यादातर बच्चा स्टील मारता है? आपको पता है ये बात? प्लीज ये बात के लिए रील बना लीजिए, मेरी बात याद रखिए। क्योंकि 90% जो ग्रामीण परिवेश के, जो हम लोग भी ग्रामीण परिवेश के, वो स्टील को समझता है, वो जो थड़िया खरीदते हैं ना, थड़िया, लोटा, कटोरा, जो स्टील वाला, तो सोचते हैं वो तो चंबुक में सटता है नहीं, उससे कहां से बनाएंगे परमानेंट मैग्नेट। परंतु मेरे प्यारे से दोस्तों, वो स्टील नहीं है, वो स्टेनलेस स्टील है। एसएस, स्टेनलेस स्टील। सर स्टील कौन है तब? स्टील है आप जिसको लोहा समझते हैं ना, आपके घर का खिड़की, रेलवे का पटरी, ये सब है स्टील। तब सर सॉफ्ट आयरन क्या है? स्टील ही है, लेकिन वो थोड़ा सा लचीला या कहिए तो थोड़ा मुलायम होता है। बात समझ में आई? तो आयरन, सॉफ्ट आयरन और स्टील में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। तो आपके मन में अगर वो थड़िया लोटा वाला स्टील चल गया है तो आपको गड़बड़ा देगा, आंसर आपसे गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा स्टील। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील, या इसमें ऑप्शन में फौलाद भी रह सकता है, हार्ड आयरन भी रह सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा, आयरन। जितने भी बच्चे को ये बात समझ में आई या फायदा लगा, वो एक बार थंब दिखा दीजिए जल्दी से, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आ जाते हैं, ठीक। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या लगता है आपको? रिपीट क्वेश्चन नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट तो 100% रिपीट हुआ, खाली थोड़ा सा ये हो गया, ऑप्शन चेंज हो गया। तो क्यूरी ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है।
आसान है। अगर ये अभी सही जवाब नहीं दिए तो फिर एकदम मतलब एकदम अच्छा बात नहीं होगा। जल्दी से दे दीजिए सोना बाबू। क्यूरी ताप के ऊपर क्या हो जाता था? अभी तुरंत बताए थे। कौन आंसर होगा? ए बी सी डी में जल्दी। ए। बच्चा कहता है सॉफ्ट आयरन का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं सॉफ्ट आयरन का। 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। जैसे कि एक जो आयरन होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक आयरन जो होता है जैसे कि रेलवे का पटरी, स्प्रिंग, ठीक है, ये सब कहलाता है कौन आयरन? हार्ड आयरन, स्टील। ठीक है, और जो आयरन जैसे कि आप मान लिया जाए कोई टेबल बनवाए, ठीक है, कोई चीज का ये बनवाए, ढक्कन बनवाए, बात समझ रहे हैं, घर का गेट बनवाए जनरली, ठीक, तो वो सब सॉफ्ट आयरन बनता है। मतलब जो कि तुरंत आसानी से देखते होंगे, मोड़ देता होगा, नहीं देखते होंगे, डिजाइनदार ग्रिल वगैरह जो बनता है ऐसे करके मोड़ देता है, वो हुआ क्या? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन मतलब उतना भी सॉफ्ट नहीं होता है कि एकदम मखमल जैसा मुलायम, समझे, है तो आयरन ही ना। तो इसका आंसर होगा ए। लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, चुंबकीय धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, और ए और सी दोनों। देखिए अब आपको पता चल गया होगा ना, पिछला हम सही बनाए थे। अब बोलिए, वो भी क्वेश्चन यही था, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए क्या कम होना चाहिए था, पूछा था। अब यहां खाली बोल दिया अस्थाई चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की क्या होनी चाहिए? क्या निग्राहिता कम होनी चाहिए या निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, धारणशीलता उच्च होनी चाहिए? तो जब दोनों उच्च होनी चाहिए तो क्या होगा आंसर? ए और सी। इसका आंसर होगा ए और सी, यानी मानेंगे डी। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, इसको समझिए, म्यू आर है ये म्यू आर समझिए, द परमिएबिलिटी म्यू आर समझिए इसको। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, या लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ म्यू आर बराबर होता 1 प्लस जाए। ठीक है, म्यू आर समझिए इसको। ठीक, तो क्या होना चाहिए? एक से बहुत बड़ा होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। ठीक, लौह चुंबकीय पदार्थ जाए बहुत ज्यादा होगा। आंसर आप लोग का आ चुका है, हमको जैसा लग रहा है। इसका आंसर होगा ए, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, लौह चुंबक की चुंबकशीलता, लौह चुंबक की चुंबकशीलता किस पे डिपेंड करता है? चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर, चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं, एक चीज समझ लीजिए कि अगर लोहा का टुकड़ा है तो हम इस पे चुंबकीय क्षेत्र लगाएं या ना लगाएं, इसके पास वो गुण मौजूद है, यानी कि चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि एक ऐसे लोहा है, ठीक, तो इस पे आप मैग्नेटिक फील्ड दीजिए या नहीं दीजिए, इसका जो म्यू आर है वो है। अगर इसका म्यू आर 2000 है तो चुंबकीय क्षेत्र दीजिए या नहीं दीजिए, 2000 ही रहेगा। बात समझ में आई? तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है। हम क्यों ये चैप्टर में थोड़ा धीरे 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 बता रहे हैं? कि हमको पूर्ण विश्वास है कि इस चैप्टर में बहुत बच्चे को थोड़ा बहुत कमजोरी फील होता हो, क्योंकि ये सब चैप्टर जब तक बैठ के ऑब्जेक्टिव बनाएगा नहीं, कमजोरी दूर होगा नहीं। ये टॉनिक देन है, टॉनिक। नेक्स्ट, चुंबकशीलता की बीमा है, चुंबकशीलता की बीमा है, यानी म्यू, म्यू सर इसमें चुंबकशीलता को आप म्यू बोल रहे हैं, उसमें म्यू आर बोले थे। यस, ऑप्शन देख करके थोड़ा समझ जाते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी बोर्ड के भी क्वेश्चन में छूटा रहता है, तो इसीलिए कई बार बोर्ड के ही क्वेश्चन में सापेक्षिक चुंबकशीलता नहीं लिखा है। तो ये चुंबकशीलता का
डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तुरंत हम निकालेंगे म्यू का। तो देखिए याद कीजिए, डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये कौन सा लॉ है, याद है ना, पायोट-सवार्ट लॉ। अच्छा, ये सब करने में आपको कितने बच्चे हैं जो कि 1 से 2 मिनट के अंदर में ये इसको एकदम कर दीजिएगा दंदना के ये वाला। कितने बच्चे हैं प्लीज थंब दिखाइए। 1 से 2 मिनट में जो बच्चे इसको दंदना के ये सब कर देंगे। 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। थंब दिखाइए जो 1 से 2 मिनट वाले बच्चे हैं, फास्ट थंब दिखाइए। ये सब लिखने, डीबी बराबर लिखने के लिए कितना करंट आई, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये सब 1 मिनट के अंदर, याद है ना, आप लोग उस समय भी 1 मिनट के अंदर कर लेते। इसी का फिर वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, इसी का वेक्टर फॉर्म हो जाता है, वो भी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर आप फिजिक्स जानते हैं तो ये चीजें 1 मिनट की चीजें हैं, इसके लिए लंबा समय लगने का जरूरत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो इसका वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट बाय 4 पाई डी एल, बगल में आर लिखिए साइन थीटा, नीचे में आर क्यूब। ये तो उस दिन भी बता दिए हैं, एक ऑब्जेक्टिव बताते बताते बता देते हैं। और ये सब 100% लॉन्ग आंसर में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सब लॉन्ग आंसर के साथ में सट के पूछता है। ये लॉन्ग आंसर पूछता है क्या? अरे आदमी को पता नहीं है तो क्या करेगा। ये सब लॉन्ग आंसर में नहीं पूछता है, ये सब लॉन्ग आंसर के बगल में सट जाता है। आशा करते हैं इन सब चीजों को आप पकड़ लिए होंगे। अब आइए, यहां पे हमको किसका लिखना है, म्यू नॉट का। यहां हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, देखिए एम्पियर मीटर, यही हो गया मीटर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब इसका डायमेंशन, तो टेस्ला का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mt - 2 a - 1, इसका L और नीचे में A, तो MLT - 2 a - 2, MLT - 2 a - 2, MLT - 2 a - 2। टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड का अगर 2-4-10 डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए अधिकतम होगी? इससे आसान क्वेश्चन क्या आपने जीवन में देखा था? किसमें सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी होगी, किसमें, किसका म्यू आर सबसे अधिक होगा, किसका म्यू एम सबसे अधिक होगा? क्या अनुचुंबकीय का, क्या प्रतिचुंबकीय का, क्या लौह चुंबकीय का, क्या ABCD में? जल्दी बताइए, इससे आसान क्वेश्चन हमको नहीं लगता आप अपने जीवन में कभी देखे। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, हिम्मत आएगा। सही सोच पाते हैं कि गलत सोच पाते हैं? जिन भी बच्चों ने सी दिया, करेक्ट दिया। सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक जो मैग्नेट, उसका जाय भी अधिक होता है, उसका आई भी अधिक होता है, उसका म्यू आर भी अधिक होता है, उसका म्यू एम भी अधिक होता है। नहीं, ऐसे लिखाए थे, देखिए है, देखिए जाय ऐसे लिखते हैं, आई फिर जाय फिर म्यू एम फिर म्यू आर। तो आई वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, जाय वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, म्यू एम वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। या इसको 0-0 भी कर सकते हैं, वेरी वेरी ग्रेटर देन 0। ये होता था किसके लिए? लौह के लिए। और यही पारा के लिए, अनुचुंब के लिए, अनुचुंबकीय के लिए क्या कीजिएगा बाबू, एक ठो कड़ी कर दी, आई ग्रेटर देन 0, जाय ग्रेटर देन 0, ठीक है, म्यू एम ग्रेटर देन म्यू नॉट और म्यू आर ग्रेटर देन 1। और सर पारा के डाय के लिए इसको उलट दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा ये सब उलट दीजिए, म्यू एम लेस देन म्यू नॉट और म्यू आर लेसर देन 1।
ये हो गया, सब लिख दिए, पता है, फेड़ो पारा गाय। आशा करते हैं ये आप एकदम सेट कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। इससे तो आप तीनों के बीच अंतर पूछेगा, वो भी तो 4 अंतर तो यही आ गया। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? लॉन्ग आंसर में पूछ देगा अंतर, तीनों के बीच अंतर 5-5 ठो लिखना होता है, 6-6 ठो लिखना होता है, 4 ठो यही लिखा हुआ। यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकन क्षेत्र का वह मान जो विपरीत दिशा में लगाने पर शेष चुंबकत्व को शून्य कर देता है कहलाता है। याद कीजिए, कोई भी परमानेंट, कोई भी लोहा को ले लिए, मैग्नेटाइज किए, उसमें जो बच गया उसको कहते थे धारणशीलता, लेकिन उसको उल्टा करके खत्म करने के लिए जो लगाते थे उसको कहते थे निग्राहिता। क्या कहते थे? निग्राहिता। तो चुंबकन क्षेत्र का वह मान जो विपरीत दिशा में लगाने पर शेष चुंबकत्व को शून्य कर देता है कहलाता है निग्राहिता। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हम तो आप लोगों से बोलेंगे कि इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए। एक चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या है, ये एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाते थे। चुंबकत्व का कारण क्या है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। अंतरिक्ष में किरणें, अंतरिक्ष, पृथ्वी के अंदर एक बड़े चुंबक की उपस्थिति और पृथ्वी। कोई भी चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या है? गलती नहीं कीजिएगा, आंसर दीजिए। चुंबक किसी भी पदार्थ में जो चुंबकत्व गुण का मेन कारण कौन है, इसमें एक लिखा हुआ है, आंसर दीजिए। वेरी गुड। बहुत बच्चे को आंसर देने में परेशानी भी हो रही है। चलिए, तो ए और डी पे मार्केट रन कर रहा है, जानते हो बाबू? अच्छा, ई पदार्थ, ई कलम में चुंबक का गुण है या कलम चुंबक है, इसके लिए पृथ्वी जिम्मेदार है। मतलब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो चुंबक नहीं रहेगा। सोचो सोचो सोचो। तो जो चुंबक लगा के अंतरिक्ष में यान उड़ा होगा, उसका चुंबक गुण खत्म हो गया। अरे, चुंबकत्व का गुण होता है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण जो डायपोल मोमेंट बनता है। याद आया? याद आया? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अब देखिए एक चीज खतरनाक, एक बार और क्वेश्चन था, ये वो था निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, फिर वायु की पूछ दिया। तो जानते हैं मेरे दोस्त, अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसमें भी शून्य ही मार दीजिएगा, जबकि वायु का 100% शून्य नहीं होगा, लेकिन नगण्य के बराबर होगा। असली शून्य किसका होता है? निर्वात का, जहां कुछ नहीं हो। लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब ना निर्वात और वायु को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता है, अंतर नहीं देता है। लेकिन अगर आपको कोई होशियार फिजिक्स का आदमी मिल जाए, बोलिए कि नहीं, वायु में भी हो सकता है हल्का, ठीक, लेकिन लगभग लगभग शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, जितना बढ़िया एमीटर रहेगा उसका प्रतिरोध उतना कम रहेगा। आदर्श मतलब बेस्ट, उससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। उसका क्या हो जाएगा? शून्य। सर पिछले वाला का भी शून्य आंसर, इसका भी यस, क्या कीजिएगा? आंसर तो है शून्य। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई के आवृत्ति के लिए सही है? यह क्वेश्चन 2 साल पूछा गया है, पता है? 18 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया। बात समझ में आई? कभी आप लोग को किस्सा भी सुनाए होंगे कि 18 में एक बच्चा 35 में 35 या 28 जो भी क्वेश्चन पूछा था, उस टोटल का टोटल सही बना के लाया था। और हम जब उसको सॉल्व कर रहे थे या सॉल्व उसको फटाफट बता रहे थे, तो हम जो एक टिक लगाए थे वो रॉन्ग टिक लगाए थे और वो इसी में टिक लगाए थे रॉन्ग। हमको आज भी याद है। तो वो बच्चा हमको बोला कि नहीं सर, हम ये वाला दिए हैं, आप एक बार चेक कीजिए। तो फिर जब चेक किए तो हम बोले नहीं नहीं, तुम्हारा ही सही है, हम ही से, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ओवर क्वांटिटी में खट 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 होशियार बनने लगते हैं। लेकिन तो भैया गलती तो हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा?
एकदम आराम से दिखाते हैं। देखिए टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर। अच्छा ये सब खिस्सा क्यों बताते हैं पता चलता है, जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा याद हो जाए। देखिए यही है फॉर्मूला, हम भी फॉर्मूला जानते हैं, उसके सामने हम खुद फॉर्मूला लिखे। अब लेकिन हम क्या क्यों गलती कर दिए थे, हम ईबला मार दिए थे। ईबला होगा, ईबला चेक कर लीजिएगा, हम ईबला मार दिए थे। क्यों? क्योंकि हम यहां थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए कि ये आवृत्ति बोल रहा है। ठीक, हम ये वाला फॉर्मूला लिखे और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो देखिए टी स्क्वायर और देखिए 1/bh आ जाता है। तो बोला ईबला, लेकिन यह एन जो बोला है ना, एन आवृत्ति को बोला है, तो आवृत्ति तो उल्टा होता है, समझे कि नहीं? आशा करते हैं अब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि ओहो ये भी मिस्टेक हो सकता है। तो भैया इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा आवृत्ति। तो आवृत्ति हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट MBH/I, क्योंकि टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा होता है आवृत्ति। ठीक, तो इसको पलट दीजिए, अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो n स्क्वायर ये सब कांस्टेंट हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू BH। n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, आशा करते हैं मिस्टेक नहीं कीजिए। अब अगला एक क्वेश्चन है, बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है। बोर मैग्नेट्रॉन का क्या मान होता है? आ जाइए, आज लगभग 22 क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन अब बोर मैग्नेट्रॉन अभी कर लेंगे। क्या बोर मैग्नेट्रॉन हमने आपको कभी ज्यादातर बच्चा ये सब प्रूफ नहीं किया होगा, लेकिन सब लोग ध्यान दीजिए। बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में बताते हैं, किसको कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीख लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इससे एक करंट उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है? एक करंट। अभी जो करेंगे तो सभी 12th के बच्चे से रिक्वेस्ट है कि पूरा ध्यान से जरूर देखिए। इससे एक करंट उत्पन्न होता है जब ये v वेलोसिटी से चल रहा है, रेडियस r। तो हम लोग ये अभी हाल फिलहाल भी किए थे, करंट बराबर E/2 पाई r/v, यानी I बराबर हुआ था EV/2 पाई r। इतना सिखाए हैं कभी जीवन में कि नहीं सिखाए हैं? यस और नो? ये बात नहीं सीखे। ये है टाइम, ये है चार्ज। अब सुनिए, अब डायपोल मोमेंट बराबर होता है m बराबर आइए या ना आइए, यानी I × A, यानी m बराबर होता था I के जगह पे लिखेंगे EV/2 पाई r, अगुना A के जगह पे लिखेंगे पाई r स्क्वायर। बोलिए, यहां तक तो हमको लगता है आप लोग को याद आ गया होगा कि हम सिखाए हैं। r कैंसल, पाई कैंसल, तो m बराबर हुआ EVR/2। m बराबर क्या हो गया? EVR/2। m बराबर क्या हो गया? EVR/2। हाँ या ना? m बराबर क्या हो गया? EVR/2। तो ये हो गया। लेकिन पूछता क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन। यहां तक तो सिखाए, अब यहां पे काम आएगा। मॉडर्न फिजिक्स भी तो पढ़े होंगे ना। MVR बराबर होता है NH/2 पाई। ये याद है? बोर पोस्टुलेट्स, MVR बराबर NH/2 पाई, यानी VR बराबर हो जाएगा NH/2 पाई m। NH/2 पाई m पुट कर दीजिए, तो m बराबर हो जाएगा E × VR के जगह पे NH/2 पाई m, और ऊ वाला भी 2 वहां पे लिखिए, तो 2 × 2, तो m बराबर हो जाएगा NHE, n को आगे कर दिए, बाय 4 पाई m। इसी को बोला जाता है बोर मैग्नेट्रॉन, EH/4 पाई m। तो EH/4 पाई m, कितने लोग ये जानते थे
ये जरूर अभी बताइएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि यस सर ये सब चीज जानते थे, या आप अगर नया सीखे, या आप कहीं और पढ़ते थे नहीं जानते थे, या मेरे ही पास पढ़ते थे नहीं जानते थे, तो थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है, यहां तक सिखाए हुए हैं। और MVR बराबर NH/2 पाए पुट किए, इसी को कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। कल के दिन अगर आपसे पूछ दे कि बोर मैग्नेट्रॉन किस चीज का यूनिट है, तो बोलिएगा डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये यूनिट। और इसका मान कितना होता है, देखिए m बराबर हो गया n हो गया ऑर्बिट की संख्या, और h या EH/4πm। जानते हैं ये ज्यादातर कहां यूज होता है, केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट में। ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन EH/4πm, तो हम लोग प्रूफ पर, केमिस्ट्री में प्रूफ तो नहीं हो सकता है, हम लोग प्रूफ भी करते हैं, तो EH/4πm। आशा करते हैं अभी तक के क्वेश्चन को देख करके सीख करके आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा होगा। ठीक है, सिर्फ जो सिखाने से काम नहीं चलेगा, नॉलेज भी होना पड़ेगा, तभी एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा।